हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएसटी का पूरे 60 क्वेश्चंस देखेंगे। पूरे आज हमारा जो पेपर है ना, ये हम अभी ऑनलाइन वाले पेपर्स कर रहे हैं 2023 के। ये 2023 का है, यानी 3 फरवरी 2023 का पेपर है। इसको हम पूरा कंप्लीट एसएसटी देखेंगे। तो वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है। बाकी एनसीईआरटी की क्लास आप जरूर से देखिएगा, जो मैं पूरी एनसीईआरटी करा रही हूँ, क्योंकि बिना एनसीईआरटी पढ़े क्वेश्चंस करना मतलब कि फिर मुश्किल हो जाता है। पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है, निम्नलिखित कथन में ए दिया हुआ है, फिर कारण आर दिया हुआ है। इस पर विचार करना और बताना क्या सही है क्या गलत। कथन ए में दिया हुआ है, आखेटक और खाद्य संग्राहक लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। हाँ, कारण क्या है? किसी इलाके में पौधे और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव। बिल्कुल, तो ये सही है। ये देखो क्लास 6 के पहले ही चैप्टर का है ये, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा। बोथ ए और आर दोनों सही हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, असक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धों, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्ति दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता है। यह कताई बुनाई कारखाने पर दिए गए निर्देश निम्नलिखित में किस ग्रंथ में वर्णित है? कौन सा ग्रंथ है? जो ये ग्रंथ है ना, अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र को लिखा किसने था? चाणक्य ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अब और सारे पुस्तक देख लेते हैं जो मतलब पूछ सकते हैं। पहला जो है, मुद्रा राक्षस को किसने लिखा था? विशाख दत्त ने। राष्ट्ररंगिणी को कलहर ने। अर्थशास्त्र को चाणक्य ने। अष्टाध्यायी को पाणिनि ने। कुमार संभवम को कालिदास ने। ये सारे बुक याद रखिएगा, एक क्वेश्चन तो आपके पक्के हो जाएंगे यहीं से। अगला हमारा जो है वो भी दिया है, कथन 1 और कथन 2 करके। इसमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन जो दिया वो दिया है, 7वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। बिल्कुल। और दूसरा दिया, 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। क्योंकि मंदिरों को ये इसलिए निशाना बनाते थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हीरे जवाहरात थे, और उन्होंने बहुत मतलब ये लोग मंदिरों को बहुत अच्छे से सजा के रखते थे, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी इनको। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है। अगला हमारा क्वेश्चन है वो दिया है, ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदित मेहराब वाली वास्तुकला की यह शैली के बीच समान है। देखो ये कौन सी है? ये वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सिकरी के महलों का है। देखिए मैंने एसएसटी का नोट्स बनाया, आप उसको ले लीजिएगा। ये सारे मतलब जो भी है टॉपिक उसमें लिखे हुए हैं। ऊंची भीतरी छत में परिच्छेदों की मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली किसके बीच के समान है? वृंदावन का गोविंद देव मंदिर, ठीक, और दूसरा फतेहपुर सिकरी की महलों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। कौन कौन से, ये देखना है। देखिए पहला जो है वो दिया है, बड़े भूस्वामी योद्धा सरदार जो थे राजा बन सकते थे। हाँ देखो ये सही बात है। और दूसरा, ब्राह्मण ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिया था। ये भी सही बात है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बोथ ए और बी आर करेक्ट। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब कथन दिया हुआ है, और कथन बी करके दिया हुआ, ए बी दोनों को बताना है। 18वीं शताब्दी में भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करना है। देखिए इसमें पहला जो विकल्प दिया हुआ है ना, कथन ए में दिया हुआ है, 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। हाँ ये सही है। दूसरा है, ब्लैक देशी व्यापारी और शिल्पकारों को कहा गया जो फोर्ट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे। ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सिर्फ अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, इसमें ए बी सी करके दिया हुआ, बताना है कौन सा सही है। 1700, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है अभी इस बार ऑनलाइन वाले में भी ऑफलाइन वाले में भी आया था, ऑनलाइन वाले में तो बार बार आया ही है। तो जो पेपर है ना प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है, 1793 में थॉमस मुनरो ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है ना ये गलत हो गया। और इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। ये तो सही बात है। जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने का अधिकार दिया गया। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी और सी होगा। देखो इसको लागू कौन किया था अस्थायी बंदोबस्त को? 1793 में तो हुआ था, लेकिन लागू किसने किया था अस्थायी बंदोबस्त को? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ये याद रखिएगा बस। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है,
विलियम एडम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये बताना इसमें कौन सा सही है। देखो, पहला है विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे, बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा पहला वाला तो है ही, ये जो विलियम एडम थे ना एक स्कॉटिश प्रचारक थे। दूसरा वाला जो दिया हुआ है वह एक अंग्रेजी शासक थे, नहीं ये गलत है। वो आप कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था, ये सही बात है। उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों के में क्या किया था, देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए भ्रमण किया, वहाँ के स्कूलों में ये गए भी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सिर्फ पहला, तीसरा और चौथा सही है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें देखो मिलान करना है। देखिए, जो राजा राम मोहन राय थे ना, उन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ए का क्या हो गया, IV हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना की थी, तो इसका तीसरा हो गया। पंडिता रमाबाई क्या की थी, विधवा गृह की स्थापना की थी, इसका पहला हो गया। तो एक बचता है ईश्वरचंद विद्यासागर ने क्या किया था, लड़कियों के लिए स्कूल बनवाया था इन्होंने, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आने हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। विधवा गृह की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए थे ईश्वरचंद विद्यासागर ने। वेद समाज आचार्य केशवचंद्र सेन ने इसकी मतलब क्या किया था, स्थापना। वेलूर मठ स्वामी विवेकानंद ने। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व भारती को अब क्या कहते हैं, विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति निम्न में से किस प्रकार से थी। देखिए, पहला जो इनका प्रकार था पश्चिमी विचारों का हवाला देना, ये तो सही बात है। फिर उसके बाद आता है समर्थन देने वाले अंधविश्वास को खोजना, नहीं ये गलत है। प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्यों को ढूंढना, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ए और सी इनके बारे में देखिए ये सही है, याद रखिएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित कौन में से कौन से आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के हिस्सा हमें बताना है कौन कौन से थे। पहला खेड़ा गुजरात के पट्टीदार किसान आंदोलन, ये तो एकदम सही बात है। उसके बाद आता है पंजाब के घुसखोर महंतों के खिलाफ अकाली आंदोलन, नहीं ये गलत है। तीसरा जो है गुजरात में नमक सत्याग्रह, ये भी सही बात है। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के गरीब किसान और जनजाति द्वारा वन सत्याग्रह, तो ये भी सही है, गांधी जी के सत्याग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, 1905 के बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। देखो, नॉर्मल सी बात है, जो स्वदेशी आंदोलन था 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने बोला था, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया भारतीयों ने, तो ये मतलब हर जगह पे अलग अलग नाम से था। आंध्र प्रदेश में कौन से नाम से था, तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से था। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से कहाँ प्रचलित था, ये आंध्र प्रदेश में प्रचलित था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे ही देते हैं पूरा ABC मिला के, ये ताकि कौन सा सही है कौन सा गलत है आप समझ पाएं। पहला दिया हुआ है, 1950 में भारत ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए ये योजना आयोग का गठन किया। देखो, उन्होंने योजना आयोग का तो गठन किया ही था 1950 में, फिर उसके बाद योजना आयोग जो था हट गया, नीति आयोग बन गया 2014 से, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए। उसके बाद आया 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, जिसमें कृषि तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर पर्याप्त जोर दिया गया, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ए सही है, परंतु जो बी है हमारा ना वो गलत है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से ज्योतिबा राव फुले पर कौन सा कथन सही है, इनके बारे में हमें बताना है कौन सा कथन सही है। फुले ने ईसाई मशीनरी स्कूलों में पढ़ाई की थी, बिल्कुल। फुले जो थे ना, ये ईसाई मशीनरी स्कूलों में पढ़ाई की थी। उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावे पर खुलकर हमला किया था, ये भी सही है। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे, उन्होंने ये कहा था कि आर्य जो थे वो विदेशी थे। वो अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे, बिल्कुल ये भी सही है। उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी संघर्ष को समर्पित किया। दक्षिण अफ्रीका के नहीं, ये अमेरिका के बारे में लिखा है इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा ABCD, इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा ABCD। इसमें ई जो है ना वो गलत है, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका के बारे में उन्होंने नहीं लिखा था, अमेरिका के बारे में लिखा था।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, एक रोल प्ले यानी जैसे नाटक हो रहा है। सौर मंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक को 2 समान कद और वजन के छात्रों को चुनता है। निम्नलिखित में कौन से 2 ग्रह एक अभिनय कर रहे हैं? मतलब देखो, जैसे 2 चीज़ हो गए, जैसे सेम चीज़ हो गई। मान लो 2 बच्चे हैं, इन्होंने देखो ग्रह के लिए दिया। अगर आपने पहला ही चैप्टर है जियोग्राफी का, सौर मंडल क्लास 6 का, उसको आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी में। और बाकी अगर आपको नोट्स लेने हो तो कमेंट में जो नंबर है आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। नोट्स की प्राइस सिर्फ 21 रुपीज़ है। तो देखिए, ये दो ग्रह की बात करें जो सेम एक जैसे हैं, तो कौन से हैं? पृथ्वी और शुक्र। इसीलिए पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को हमेशा कहा जाता है पृथ्वी की बहन। सेम है, बस ये है कि वहाँ पे मतलब उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है कि लाइफ मतलब हम रह सके, जी सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। देखो, बृहस्पति है, शनि है, वरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है। बुध अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। देखो, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है। बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ना एक काल्पनिक रेखा है, तो ये तो सही ऑप्शन है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। हाँ, अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी, दोनों हमारे जो हैं वो सही हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार ये क्वेश्चन देता है आपको लगाने के लिए। यदि 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं, तो ग्रीनविच पर क्या समय होगा? देखो, सीधी सी बात है, जो 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे अगर 10 बज रहा है तो ग्रीनविच पे कौन सा समय होगा? तो सीधी सी बात है, जो समय होगा ना वो उस टाइम पे 2 बज रहा होगा, दोपहर के 2 बज रहे होंगे। देखिए, मैं आपको एकदम समझा देती हूँ। देखो, पृथ्वी जो है हमारी, इसमें लगभग 24 घंटे होते हैं। कितने? 24 घंटे तो होते हैं, हमें पता है। और पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री, जिसका अर्थ है प्रति 1 घंटे में, देखो 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। और 15 डिग्री तथा मतलब 1 डिग्री प्रति 4 मिनट होती है। जैसे मान लो ये 15 डिग्री हो गई। अगर मान लो आपसे पूछा 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 4 मिनट होता है। 4 मिनट हो गया। तो इस प्रकार दिए गए प्रश्न में ग्रीनविच के 60 डिग्री में पश्चिम में स्थित देशांतर पर कितना टाइम होगा? 60 इंटू कितना हुआ? 4। इसको करेंगे तो 240 मिनट होगा। ठीक है, अब मीटर को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग, 240 हुआ हमारा, फिर 60 से भाग कर देंगे। एक जीरो से जीरो कट गया, फिर इसका टेबल पढ़ेंगे, फिर 4 टाइम जाएगा, तो 4 घंटा आगे होगा। तो अगर 10 में आप 4 घंटा आगे करोगे तो 2 ही बजेगा, 2 बजे के दोपहर होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार लगाने के लिए आता है। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र, इनमें से 2 वायुमंडल और जैवमंडल है। बाकी दोनों क्या है? देखो, बाकी दोनों जो है ना वो जलमंडल और स्थल मंडल है। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया वायुमंडल, जैवमंडल, उसके बाद जलमंडल और स्थल मंडल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इनका मंडल का नाम याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही है? देखो, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में, इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को सदाबहार वन कहा जाता है। पहला तो सही है। उसके बाद आता है, इन वनों में वृक्ष अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। हाँ, अलग अलग टाइम पे गिराते हैं, तो ये भी सही है, ए, बी। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष सागौन और शीशम है। नहीं, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? इसमें बताना, नील नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। देखो, नील नदी जो है इस प्रदेश से होकर गुजरती है अमेजन बेसिन में। नहीं, ये गलत बात है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। ये सही है अमेजन बेसिन के बारे में। रात के समय में तापमान थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता उच्च बनी रहती है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन डी होगा। बी और मतलब सी और डी सही है। ये दो ऑप्शन ये जो है बी और सी ये सही है, बस ये ए वाला गलत है, ये याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, पृथ्वी पर। देखो, पृथ्वी पर आतपन की मात्रा में भिन्नता का निम्नलिखित में क्या कारण है? देखो, पृथ्वी पे में जो आतपन होता है ना उसके क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे रोटेट करती है। फिर सूर्य की किरणों का नतिकोण, ये भी सही है। दिन की अवधि, तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, जिसमें ए, बी, सी तीनों सही होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ए, बी, सी तीनों सही हैं।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, वायु दाब के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प को चुनना है। पहली बात, वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, पहली बात तो एकदम सही है। वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। अगला आप देखो, सेल खनिज के बारे में आ गया है। इसमें दिया है, सेल खनिज अवयव के निश्चित संगठन वाले या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। ये गलत बात है। खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, ये सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन ए होगा। नहीं, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, जिसमें ए गलत होगा। इस सब में ए सही है तो ये सब गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा, ए गलत है और बी सही है। सेल खनिज अवयव के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूह है, ये कथन जो है गलत है। तथा खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होता है, ये सत्य है। देखो, इनके बारे में याद रखिएगा, कुछ भी दे सकता है लाइन में। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं और इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये याद रखिए। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। कुछ खनिज संरचना में कठोर होते हैं, जैसे हीरा। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। धातु और अधातु से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को सही से भरना है। देखो, प्रेयरी क्या है? देखो, प्रेयरी जो है ना, ये एक घास का मैदान है। और अभी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, घास के मैदान के सारे वीडियोस उसमें करा दूँ, मतलब सारे क्वेश्चंस करा दूंगी उस वीडियो में। शॉर्ट वीडियो में आप जरूर से देखिएगा। तो घास का मैदान जो होता है ना, उसमें मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और घास के मैदान से भी एक क्वेश्चन आना एकदम पक्का है। अगला क्वेश्चन है, ये दिया है, निम्नलिखित में अलवड़ी जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण क्या है? देखो, पहला है बढ़ता नगरीकरण। हाँ, इतना ज़्यादा अगर लोग होंगे, नगरीकरण बढ़ता जाएगा तो जल की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। बेहतर होता जीवन स्तर। हाँ, ये भी सब लोग बेहतर, मतलब कि हर चीज़ डेवलप करते ही जा रहे हैं और हिमालय वगैरह जो है, ग्लेशियर वगैरह सब पिघलता जा रहा है और पानियों में कमी होती जा रही है। बांधों के जलाशय के माध्यम से विद्युत उत्पादन, नहीं, ये नहीं। भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बी, डी। सी नहीं होगा। जिस ऑप्शन में सी सही होगा उसको हम कट कर देंगे, फिर हमें अपना अपने आप आंसर मिल जाएगा। ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, सबसे उचित विकल्प का चयन करिए। भूमि उपयोग में परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को बढ़ावा देती है, क्योंकि देखो क्यों देती है, यह स्थानीय प्राकृतिक संसाधन और उसकी व्यवस्था को प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, किसी को एक छवि में बांधने का अर्थ है, मतलब किसी को एक छवि में बांधते हैं तो रूढ़िबद्ध धारणा हो गया। देखो, रूढ़िबद्ध धारणा हो गया, जैसे अभी एक मतलब नॉर्मल सी बात है, सब लड़के लड़कियों की तुलना करते हैं। लड़कों को बहुत ज़्यादा आज़ादी है बाहर पढ़ने की, ये सब करने, लेकिन लड़कियों को नहीं है। तो रूढ़िबद्ध धारणा, बहुत लोगों को लगता है कि लड़कियों को बस घर पर बैठा दो, खाना पीना बनाए, बस फिर शादी कर दो, हमारी जिम्मेदारी खत्म, यही धारणा बनाए रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यही रूढ़िबद्ध धारणा होता है। अगला हमारा जो है समान, देखो अब यहाँ से पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन दिया है, समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। कथन ए है, समानता एक वास्तविक बने इसके लिए लोगों के संघर्ष और सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता है। ये बात सही है। सब मतलब समान है, लेकिन बस ये कहा गया है, लेकिन सबके साथ समान बिहेव होता नहीं है। आर है, समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा और स्वतः ये नहीं होगा, मतलब हाँ, बिना संघर्ष के कोई चीज़ मिलना नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ए और बी दोनों सही हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला दिया हुआ, पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से भी जाना जाता है। पंच जो होते हैं ना, उनको हम पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के भी नाम से जानते हैं, तो ये तो सही है। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं। देखो, आप सभी लोग, कुछ लोग शहर से होंगे, कुछ लोग गाँव से होंगे, जो वोट तो सबने देना है, तो जो होते हैं आप प्रधान वगैरह को हम लोग चुनते हैं, तो वोट दे के चुनते हैं, तो ये तो सही है। ग्राम सभा का एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। ग्राम सभा जो होता है या फिर पंचायत के क्षेत्र में जो भी रहने वाले लोग होते हैं ना, सभी वयस्क की सभा होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों सही है, ए, बी, सी तीनों। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, देखो एक थोड़ा सा ये इसके बारे में याद रखिएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में दिया है। राज्यसभा के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला दिया हुआ, राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किए जाते हैं।
सबसे पहली बात तो जो ये ही गलत हो गया, ये प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति करते हैं, ये तो फटाक से गलत हो गया। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतलब होते हैं इसमें। हाँ, ये बात तो देखो, ये बात जो है ये सही है। यह मुख्यतः संसद में राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करती है, ये भी सही है। इसकी लोकसभा प्रवर्ती नियमों की पुनरावृत्ति और परिवर्तन में भूमिका होती है। हाँ, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जिस ऑप्शन में ए होगा उसको कट कर देना है, बाकी आंसर हमें मिल जाएगा। अगला हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। पहला कॉलम 1 में सेवा शर्त है, दूसरा कॉलम 2 की जीविका सुमेलित करें। मतलब देखो हमें बताना है कैसा खुद का रोजगार हो गया और बिना वेतन का मजदूरी हो गया। ये क्वेश्चन हर बार आता है और लगाना होता है। देखो वेतन भोगी कर्मचारी कौन होते हैं? देखो वेतन भोगी कर्मचारी जैसे शिक्षक हो गए, हाँ उन्हें मतलब टीचर है उन्हें तो पैसे मिलते हैं। अनियमित काम क्या हो गया? निर्माण मजदूर, जैसे मजदूर होते हैं किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, आज यहाँ कर रहे हैं कल कहीं और करने जाएंगे। स्वरोजगार, फुटपाथ पर ठेला लगाकर दुकान, देखो जो फुटपाथ वगैरह पे दुकान लगाते हैं उनका खुद का वो रोजगार है, किसी का कर नहीं रहे हैं। बिना वेतन का मजदूर, ये गृहिणी, मतलब देखो लेडी होती है जो बिना वेतन के मजदूरी करती है, मतलब काम करती रहती है हर टाइम। अगला क्वेश्चन है व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था, जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? दादन व्यवस्था। दादन व्यवस्था वह है जहां पे व्यापारी और मतलब बुनकर के बीच में ये संबंध होता है कि व्यापारी जो होता है बुनकर को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल प्राप्त करता है, इसको दादन व्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक तर्क की लोकतांत्रिक देश में अकाल, देखो लोकतांत्रिक देश में जो है अकाल के बारे में बात की गई है, इसका वैध कारण बताना है। लोग अपनी आस्था का पालन करने के लिए स्वतंत्र, देखो लोग अपनी जो आस्था है ना उसका पालन करने के लिए स्वतंत्र तो हैं, लेकिन ये गलत है। सरकार अगले चुनाव में हार के भय से शीघ्र प्रतिक्रिया देती है, हाँ ये बात भी सही है। विपक्ष भूख और भुखमरी की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है, हाँ ये भी सही है। स्वतंत्र प्रेस अकाल से हो रहे कष्टों की रिपोर्ट बना सकती है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यानी देखो लोकतांत्रिक देश में अकाल की संभावना कम होती है। कौन से वैध कारण है ये बताना है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, अगर किसी कक्षा में केवल लड़कियों को सफाई कार्य की सहायता में कहा जाता है तो इसका किसका उदाहरण दिया जाएगा? देखो सिर्फ वही बात आ गई ना लैंगिक रूढ़िवाद धारणा की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा के संदर्भ मतलब के संबंध में सही नहीं है? संविधान सभा के बारे में मतलब कितने मतलब सही है। देखो पहला है सभा में कई सदस्य थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं थे, हाँ ये बात भी है। सभा ने विभिन्न सामाजिक समूहों में आए सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया, ये भी सही है। सभा के सदस्य विभिन्न विचारधाराओं में विश्वास करते थे, ये भी सही है। सभा में केवल पुरुष सदस्य थे, गलत, सभा में केवल पुरुष सदस्य नहीं थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। मिल गया ना, संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को किन दो प्रकार की समानता से सुनिश्चित करता है? तो प्रतिष्ठा और अवसर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रतिष्ठा और अवसर के। अगला हमारा जो क्वेश्चन है विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यह कथन भारतीय संविधान के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है शक्तियों के बंटवारे को, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है कथन ए कथन बी, और इसको पढ़ना है और बताना है कौन सा सही है। भारतीय राज्य कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, देखो हमारे भारत का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है, ये तो सही बात है। उसके बाद जो है सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यक जो होते हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है, ये गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है निम्नलिखित कथनों में बताइए कौन सा सही है, जैसे मतलब कि इसमें भोपाल गैस त्रासदी के बारे में दिया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। पहला जो दिया हुआ है यूनियन कार्बाइड आश्चर्यचकित रह गई थी जब ये त्रासदी हुई, नहीं, यूनियन कार्बाइड जो थी देश को छोड़ने से पहले विषैले रसायनों की सफाई की थी, ये बात भी गलत है। देखो इसमें सही ढूंढना है। देखो जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले अधिकांश लोग गरीबी कामकाजी के परिवारों से थे, वो लोग जो थे ना जहरीली गैस के संपर्क में आए थे, बहुत सारे लोग देखो मजदूर वगैरह यही तो होंगे ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। और ये कब हुआ था? ये भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर को 1984 में हुआ था, 1984 में। अगला क्वेश्चन है नागरिक शास्त्र की नामावली राजनीतिक विज्ञान किए जाने के पीछे क्या दृष्टि है? देखो इसके क्यों किया गया, ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, तो क्यों किया गया? ये ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो अवगत, ग्रहणशील और उत्तरदायी हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये दिया है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति। देखो यहाँ से आपका पेडागोजी स्टार्ट हो जाता है। तो हम पेडागोजी की जो क्लास है ना मतलब कि अलग अलग से करेंगे। पहले हम ये सारे कंटेंट देख लेते हैं, बाकी नोट्स में ना एसएसटी पेडागोजी भी आपको दिए हुए हैं। तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जो नंबर है उस पर बताइएगा अगर आपको नोट्स चाहिए। बाकी आपको एनसीईआरटी की पूरी सीरीज़ देखनी मैं आपको करा रही हूँ, प्रीवियस ईयर भी साथ में कराती जाऊँगी।